नमस्कार, मैं हूं प्रिया असीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर आज की खबरों पर। जिले के गांव तालू में दो लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मारपीट जीजा और साला के बीच में हुई और इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ। बहरहाल मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस बारे में पीड़ित विनोद ने बताया कि वह और संदीप किसी मुकदमे में कल कोर्ट में तारीख के लिए गए हुए थे और शाम को वापस आ गए। इस दौरान उन्होंने साथ बैठकर शराब पी और फिर वह संदीप के घर चले गए। देर रात संदीप की पुरानी ज़मीन के झगड़े को लेकर विनोद के साथ बहस हुई और उसके बाद उसने विनोद को पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने बताया कि संदीप ने 3 राउंड गोलियाँ चलाई, जिसमें से 2 गोलियाँ वह उससे बच गया, लेकिन तीसरी गोली उसे बाजू पर छूकर चली गई। उसने बताया कि संदीप शनिवार को ही जमानत पर रिहा होकर आया था। उसने पुलिस से अपील की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। वहीं रमेश चंद्र SHO थाना सदर पुलिस भिवानी ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि विनोद हॉस्पिटल में भर्ती है। सूचना पर पुलिस की टीम हॉस्पिटल में पहुंची और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मामला तो भाई उरे कल तारीख को आए थे कोर्ट में। दोनों केसवार हम पहले केस में लड़ाई झगड़ा था। कौन आपके साथ था? कौन रहा है? मेरे साथ संदीप था भाई, और एक अन्नी था, और एक सन्नी था, राहुल था। ये हम एक केसवार में केस हमारा इकट्ठा है। ये इसकी तारीख पाए थे उरे भाई। ये बाहर आ था कई दिन में, 8-10 महीने में। इन्होंने ले आ जा भाई, खावा पीवांगे। थोड़ा बैठ गया, हम शीशर खाया पी कर ली। रात में 9-10 बजे लग खाए पिए गए। फिर हम तालू डगर के संदीप आ घर और खाया पी करे गए। 12-1 बजे से इसका नशासा होने इसने हाथापाई शुरू कर दिया। पिस्टल काट लिया, 3 राउंड फायर करे इसने। 2 तो खाली चाल गए, पूरा बागा टच कर गया था। टाके टूट क्या रहे भाई, वो सर में भी ज्यादा चोट लग रही है भाई। क्या बोला किस मामले को लेकर लड़ाई झगड़ा? मामला तो वो एक दुआड़ियों फालतू हुआ करता भाई। वो छुट्टू आया था इस पर, फिर ये भीतर हो गया था 3 से 7 में। फिर ये बंदे वो मेट्रो ठाकर बुलाया था हमने, कुकर बो दिया नु कुकर दिया वहां पर। उसका बांडा का था जट बो दिया वो वहां। ये छोटी मोटी बात ठाकर नशाली गोली चलाने लग गया। उल्टे पाइप खा लिया, फिर सर में 3-4 पाइप मारे हैं। 3 राउंड थे वो खाली चाल के, 2 तो एक को टच करके लकड़ गया। फिर पाइप ठाकर हमला कर इसने। मुंडाल का बामण था इसका दौरा है, वो ले लिया दिया था इसने कुआं लटकुआ पाइप। कि विनोद सनोबलैना सिंह गांव पुट्ठी, जो तालू में अपनी बहन के आया हुआ था, वहाँ झगड़े में मजरूर होकर दाखिल सरकारी अस्पताल भिवानी है। जो इतला पाकर प्रदीप SI मुंडाल चौकी से वहाँ पहुँचा, तो उसने उसके बयान उन्हें एक दरखास्त दी है भगत सिंह ने, विनोद ने, तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो किस पे आरोप लगाए हैं? क्या मामला है? उन्हें संदीप नाम का लड़का है तालू गांव का, उस पर आरोप लगाए हैं भाई उसने मेरे चोटें मारी हैं, हवाई फायर भी किए हैं, गोली भी उसके बाजू के बताया है। उस आधार पर दरखास्त बयान के आधार पर जो कार्रवाई करके आगे तफ्तीश में मिलाई। एक बार फिर अब सभी शिक्षक स्कूलों में निर्धारित समय पर पहुंचेंगे और वापस निकलेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में दोबारा से बायोमेट्रिक मशीन्स लगाने और उन्हें चालू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। विभाग द्वारा ये कदम उन लापरवाह शिक्षकों पर नकेल कसने को उठाया गया है जो कि अपनी ड्यूटी के प्रति वफादार नहीं होते। जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 2 वर्ष पहले हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक से हाजिरी लगाने के आदेश प्राप्त किए गए थे और आदेशानुसार सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगवा दी गई थी, लेकिन कुछ स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगवाई गई थी। अब सभी स्कूलों में सभी अध्यापक अपने निर्धारित समय पर पहुंचेंगे और निर्धारित समय पर ही स्कूल से बाहर होंगे। इसी बात को देखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी स्कूलों में दोबारा से बायोमेट्रिक मशीनें लगाने से और उन्हें चालू करने के आदेश दे दिए हैं। सभी स्कूलों में दोबारा शुरू की गई। सर क्या उद्देश्य है इस बात को लेकर? उद्देश्य तो इसका पंक्चुअलिटी है, अध्यापक समय पर आए, विद्यालय के जो मुखिया है वो समय पर आए। तो विभाग के आदेश हैं, हमने सभी को सर्कुलेट कर दिए हैं। बायोमेट्रिक मशीन जहाँ ख़राब पड़ी उनको ठीक करवाएं। जो पोर्टल पर नहीं है कर्मचारी वो पोर्टल के ऊपर आएँ और बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना सुनिश्चित करें। सर कई देखा गया कई स्कूल में बायोमेट्रिक मशीन अभी तक है ही नहीं सर, लगी नहीं है। हाँ,
कुछ स्कूलों के अंदर बायोमेट्रिक मशीनें नहीं लगी हैं, तो वहाँ पर तो फिजिकल अटेंडेंस तो सभी में मार्क हो रही है, लेकिन जहाँ पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लग सकती है कम से कम वो तो एक्टिवेट हो। तो ये हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो सर क्या परीक्षा के समय को देखते हुए किए गए हैं या फिर किस प्रकार की वो है? नहीं, परीक्षा के समय की बात नहीं है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, लगातार ही जारी रहना चाहिए। परीक्षा के समय भी अध्यापक जो स्कूल के अंदर आएंगे और समय पर आएँ और समय पर जाते टाइम, डिपार्चर के टाइम पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज करें। पिछले 2 महीने से पीने के पानी में सीवर का पानी मिलकर हो रही सप्लाई से परेशान चिरंजीव कॉलोनी वासियों ने आज नारेबाजी करते हुए अपनी समस्या को विभागीय अधिकारियों के कानों तक पहुंचाया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि कई बार अधिकारियों को अपनी समस्या बताने के बाद भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिरंजीव कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सीवरेज का पानी मिलकर सप्लाई में आ रहा है, जिससे कि क्षेत्रवासी पानी को दिनचर्या में यूज करने में काफ़ी परेशान रहते हैं। उन्होंने बताया कि गंदा पानी पीने से बच्चों को उल्टी दस्त होने की आशंका बनी रहती है। कई बार तो बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं। इसकी शिकायत जन स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों तक लिखित में दे चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अगर जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी मिलकर चौक को जाम कर देंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और स्वास्थ्य विभाग की होगी। उन्होंने जल्द से जल्द इसे ठीक कराने की मांग भी की है। मकान नंबर 56 तकरीबन 2 महीने से जो ना बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, बच्चे जो ना बीमार पड़ रहे हैं, इसके ऊपर जो ना कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो क्या मांग करते हैं सर प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि भाई जल्द तो हमें प्रोवाइड करे, हम पैसा देते हैं, कोई मुफ्त में नहीं देते। हद हो रही है, कोई सुनाई नहीं करता। उसको भी बता दिया, जो पानी छोड़ता है वो खुद को माया, उसको बता दिया कि गंदा पानी। हमारे यहाँ 2 महीने के लगभग हो गए गंदा पानी आ रहा है। फ़ोन करो तो यही फ़ोन नहीं उठाता, और इतनी भारी समस्या कभी भी नहीं हुई 25 साल के अंदर जो अब हो रही है। और जो इनका पानी छोड़ता है वो एक बार चेक करके पानी ले भी गया सैंपल, बोला जी मैं आगे भेजूँगा, उसके बाद कोई बंदा दिया नहीं, समस्या का कोई स्थायी हल ढूंढा जाए। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है, इसका स्थायी समाधान करके पानी गंदा जो है बीच में काट के अलग करके और हमारा समाधान किया। चिरंजीव कॉलोनी की स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर 2 महीने से पानी बहुत गंदा आ रहा है, जिस वजह से बच्चे बीमारी से जूझ रहे हैं। तो कृपया करके प्लीज़ यहाँ पे इस पानी की समस्या का समाधान किया जाए। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ पानी की समस्या बहुत गंदी, सीवर वाला पानी, स्मेल वाला पानी आ रहा है, तो कोई बच्चा पी भी नहीं पा रहा है इसको। हम कब तक पानी बाहर से खरीदेंगे और पानी पिएंगे? 4 जनवरी को मैंने कंप्लेंट करवाई थी, कंप्लेंट नंबर भी मेरे पास है, और अभी तक उसके जो पानी आ रहा है कीचड़ का, एकदम कीचड़ क्या, हम सीवर का ही कह सकते हैं इसको। 1 घंटा पानी चलता है, उसमें से पौना घंटा जो है ना सीवर का ही पानी आता है। और इसके लिए मैं एससी से मिल लिया पर्सनली, एक्शन से टेलीफोन पे बात हो ली, मेरी भी हो रही है और बंधुओं की भी हुई है, जिसे अभी तक इन्होंने किसी ने। गंदा आ रहा पिछले 2 महीने से सर। 2-2.5 महीने से। हाँ जी, बिल्कुल सीवरेज का पानी आ रहा है, और पूरी गली के मतलब 2-3 बार उल्टी दस्त हो चुके हैं सर इस पानी की वजह से, और कोई समाधान नहीं हो रहा। बहुत टाइम हो गया हमने। तो क्या मांग करते हैं? सप्लाई वाला भी आया था, देख के गया था, बोला होएगा कोई समाधान, में कुछ भी नहीं हुआ जी। तो क्या मांग करते हो जी प्रशासन से? बस यही मांग है, पानी साफ होना चाहिए। अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे बीटीएम चौक पे रोड जाम करेंगे। नौकरी लगवाने के लिए दिए गए पैसे वापस न मिलने से परेशान एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामला गांव खरक खुर्द का है, जहां भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को उसे नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कई वर्षों से उसे ना तो नौकरी मिली थी और ना ही पैसे वापस, जिसके कारण परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। इस बारे में रमेश चंद्र एसएचओ सदर थाना पुलिस भिवानी ने बताया कि खरक खुर्द निवासी एक व्यक्ति के द्वारा जहर निकलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले में पुलिस को पता चला है कि मृतक भगत सिंह ने अपने दोस्त राजगुरु को नौकरी लगवाने के लिए 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन भगत सिंह को ना तो नौकरी लगा और ना ही उसे पैसे वापस मिले, जिससे वह परेशान रहने लगा और उसने परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। आज जेपी गुप्ता हॉस्पिटल से पुलिस चौकी खरक में इतला मिली थी, भाई
भगत सिंह सनो बोम सिंह खरक गांव के हैं, और जो पॉइजन केस में दाखिल हुए। जो इतला पाकर चौकी इंचार्ज वहाँ पहुंचे, उसी दौरान उसकी मौत हो नहीं पाई गई है। तो उसकी घरवाली के बयान पे पर्चा दर्ज कर रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई है, किस पे आरोप लगाया गया है? उसने कोई राजगुरु उर्फ राजा डॉक्टर उसकी गांव का है, उस पर आरोप लगाए हुए। उसने हमारे 10 लाख रुपए भर्ती के लिए थे, ना तो पैसे वापस करे और ना नौकरी लगवाई। इससे भगत सिंह परेशान रहता था, इसलिए उसने मजबूर होकर, न पैसे मिले, इसलिए मजबूर होकर उसने सुल्पास की गोली खा ली। तो सर इसमें किसके लेकर पैसे दिए थे, बेटे के लिए? खुद के लिए दिए भगत सिंह ने। क्या उम्र थी सर इनकी? 35 साल। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़के। क्या कार्रवाई की गई? उस पर उसकी जो दरखास्त थी उस आधार पर मुकदमा दर्ज कर रहे। विद्यार्थियों में पठन पाठनों की आदत विकसित करने के लिए उद्देश्य से चल रहे पठन प्रोत्साहन महासमारोह के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए रखी गई, जिसमें जिले के 7 खंडों से करीबन 196 बच्चों ने हिस्सा लिया। जब इस बारे में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी सहायक परियोजना संयोजक विवेक अदलखा द्वारा बताया गया कि यह प्रतियोगिता कक्षा 6ठी से 8 और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित करवाई गई है। कक्षा 6ठी से 8वीं में जिला भिवानी के 7 खंडों के लगभग 84 बच्चों द्वारा 4 विधाओं वाद विवाद प्रतियोगिता, वर्तनी प्रतियोगिता, स्पेशल बी प्रतियोगिता तथा कहानी लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। इसी प्रकार से 9वीं से 12वीं में जिला भिवानी के 7 खंडों में 112 विद्यार्थियों द्वारा 4 विधाओं द्वारा में भाग वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी लेखन प्रतियोगिता तथा कविता पाठ प्रतियोगिता में भाग लिया गया। सभी विधाओं में कक्षावार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को जिला परियोजना संयोजक डॉक्टर निर्मल दहिया द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसमें सर बच्चों की जो भाषा के प्रति जो एक रुचि है उसमें बढ़ावा मिलेगा। बच्चों को हम इससे ये माध्यम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे भाषा में कितने पारंगत हैं, क्योंकि मुख्यतः ये सारे कॉम्पिटिशन्स हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में ही हो रहे हैं। तो असल में बच्चों की पढ़ने की कौशल को बढ़ाने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन करवाया जा रहा है, जिसमें पहले बच्चे स्कूल लेवल से ब्लॉक पर आए थे और अब ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस प्रतिभागी बनकर यहाँ पर अपना जो है हुनर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी सर। ये हमने सभी बच्चों के लिए जी यहाँ पे इनको आने जाने के किराए की व्यवस्था की हुई है। सभी के लिए खाने का प्रबंध किया हुआ है और सभी प्रकार से बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा लगा, मतलब यहाँ राइटिंग कंपटीशन था मेरा, स्टोरी राइटिंग, और आई होप कि आई गेट फर्स्ट पोजीशन। नहीं देना चाहता। ठीक है। फाइल है और मैं 10th कक्षा में पढ़ती हूँ। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा। पहले हम ब्लॉक लेवल पे फर्स्ट आई थी, बाद में यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर से यहाँ कॉम्पिटिशन हुआ है और हमें आके बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर इतने कॉम्पिटिशन होते हैं। थैंक यू। एक तरफ शहर में लोगों को पीने के पानी की कमी देखी जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ पीने का साफ पानी भी व्यर्थ होता साफ तौर पर देखा गया। हम बात कर रहे हैं मिनी बाईपास क्षेत्र की, जहां पिछले 3 महीने से साफ पानी सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है और संबंधित अधिकारियों को बताए जाने के बाद भी ये पानी यूं ही व्यर्थ बह ही रहा है। मिनी बाईपास पर रहने वाले नागरिकों ने बताया कि उनके घरों के आसपास बीते 3 महीने से पानी बह रहा है। इस बारे में वे प्रशासन को कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि पानी के कारण घरों के सामने कीचड़ बना रहता है। वहीं उन्होंने कहा कि मिनी बाईपास पर आने जाने वाले वाहनों के कारण कीचड़ भरा पानी उनके घरों में घुस जाता है। यहाँ तक कि कई बार दोपहिया वाहन चालक भी इस दुर्घटना का शिकार पानी के कारण हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से 2 दिन के अंदर इस कार्य को ठीक करने की अपील की है ताकि उनको समस्या का निदान मिल सके। मेरा सूबेदार मेजर रमेश नाम है और मैंने ये इसकी कंप्लेंट जो है फरवरी में 3 या 4 फरवरी को कर दी थी और मेरे पास वैसे प्रोग्रेस के लिए डेली पूछते हैं क्या हुआ। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ हज़ारों लीटर पानी बह जाता है और रोड टूट गए हैं, रोड भी टूट रहे हैं। PWD वाले कहते हैं कि जब तक पानी बंद नहीं होगा तो हम रोड कैसे। इसको ऑनलाइन कंप्लेंट करे हुए 13 दिन हो रही है, वो कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ रोज एक्सीडेंट हो हैं, ये हज़ारों लीटर पानी बहा है। मुंजाल यही है जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर ये
तीसरा चौथे महीने में ये खराब हो गया है। नकली वाल डालने हैं, भ्रष्ट नपुंसक और करप्ट प्रशासन लगा हुआ है जो इसको एक बार टेम्परेरी ठीक कर दिया है। ये रोड टूट गया है, बार बार रोड टूटा है, पानी हजारों लीटर पानी हुआ है। ऐसा भ्रष्ट नपुंसक और करप्ट प्रशासन हमने आज तक नहीं देखा। पीएम स्वनिधि योजना पथ विक्रेताओं और रेहड़ी संचालकों के लिए जीवन उत्थान का माध्यम बनी है। ये कहते हुए आज एक बार फिर कुछ वेंडर्स को रोजगार के उद्देश्य से 10,000 से लेकर 50,000 तक का ऋण मुहैया कराया गया। वहीं इस दौरान संबंधित अधिकारियों ने उन्हें केंद्र सरकार की 8 अन्य प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी दी। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शहरी क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है, जिसमें रेहड़ी व फल संचालकों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक का ऋण मुहैया करवाया जाता है। इसी में स्वनिधि में समृद्धि योजना है, जिसमें समय पर ऋण अदा करने वालों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने वाली केंद्र सरकार की 8 प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, BOCW के अंतर्गत पंजीकरण, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृ वंदना योजना से जोड़ा गया है, जो इनका लाभ ले सकते हैं। स्थानीय विद्यानगर निवासी 48 वर्षीय तिमल पासवान ने ऐसा ही समय देखा है जब उसके पास घर पर जरूरी राशन खरीदने के पैसे भी नहीं बचे थे। कोरोना महामारी में उसकी हालत अत्यंत दयनीय हो गई थी। उनको मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत भिवानी में आयोजित मेले में पीएम स्वनिधि योजना की जानकारी मिली। 1 महीने के अंदर ही उसे NULM शाखा भिवानी की मदद से पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विकास नगर शाखा द्वारा उनके खाते में 10,000 रुपये की पहली किस्त आई। ऋण प्राप्त होने पर उन्होंने इससे सबसे पहले परिवार के लिए राशन और अपनी रेहड़ी के लिए आवश्यक स्टॉक खरीदा और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। अब वे मौसम के हिसाब से जूस फल सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं, जिससे उनके परिवार का बहुत ही अच्छी तरह से लालन पालन हो रहा है। ज्योति पांचाल, SMID भिवानी। यहाँ पर 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक डिजिटल ऑनबोर्डिंग कैंप लगाया जा रहा है। ये हमारे सभी स्ट्रीट वेंडर भाइयों के लिए है। भिवानी शहर में 2923 टोटल स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसमें से लॉकडाउन के दौरान 2020 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें अपने जो उनका रुका हुआ व्यवसाय था, रुका हुआ काम था, उनको बढ़ाने के लिए रेहड़ी पथ विक्रेताओं को अपना काम दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया गया था। फर्स्ट ट्रांच में जो 1700 लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स ने लोन लिया था, उसमें से 1700 में से 494 लोगों ने वापस कर दिया गया। सेकंड रेंज का आ गया। सेकंड रेंज में 20,000 रुपये दिए गए हैं, और जिन्होंने 20,000 का भी लोन वापस कर दिया गया, उसमें से 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50,000 का लोन ले लिया गया है। जो पहला फर्स्ट रेंज था उसकी समय अवधि 12 महीने की थी, दूसरे की अवधि 18 महीने और 50,000 लोन की अवधि 36 महीने है। इस तरह से डिजिटल जो भाई ये स्पेशल जो ऑनबोर्डिंग हमारा प्रोग्राम चल रहा है, ये डिजिटल लेन देन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन भाइयों ने अपने लोन लिए हैं उनकी सब्सिडी जो भी सब्सिडी है सभी इसके द्वारा वापस आएगी अगर डिजिटल लेन देन कर रहे हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा डिजिटल लेन देन का ये रहेगा, इनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये डिजिटल लेते हैं तो इनको 100 रुपये कैशबैक मिलता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से इनको UPI ID नंबर दिया जा रहा है। और भारत सरकार द्वारा जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनको 8 स्कीमों से जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति और पीएम जन धन योजना, ये 3 बैंक से जुड़ी हुई हैं। डेली 19 नंबर कमरा अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में 2 बैंक डेली आए जा रहे हैं, उनको इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। और अन्य जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, जैसे जननी सुरक्षा बीमा योजना, वन नेशन वन कार्ड, रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW और पीएम मातृवंदना योजना, अलग लेबर डिपार्टमेंट से, CDW डिपार्टमेंट से और अपना मेडिकल से ऑफिसर्स यहाँ आके इनको अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनको डिजिटल लेन देन के लिए जागरूक किया जा रहा है 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भिवानी मेन शाखा से हूँ। हमारे यहाँ पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पहले स्कीम 10,000 वाली स्कीम में भिवानी शाखा में कम से कम 20
बंधे हुए हैं और हमारी 3 शाखाएं और है, एक गुलेंद्र सिंह के पास, एक तोशाम ब्रांच और एक सिवानी। और हमारे ब्रांच की जब बात करते हैं तो 20-25 लोन की है, उनमें से 7 एक बंदों को हमने दूसरी स्कीम में 20,000 रुपये वाली स्कीम में हमने लोन प्रदान किए हैं। 50,000 वाले में हमारे भिवानी शहर में तो नहीं है, पर हमारे शिवानी शाखा में बहुत है, 50,000 वाले भी है। और इससे रेडी वालों को एक बड़ा ही फ़ायदा हो रहा है, उनका एक सिविल रिकॉर्ड, एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है और वो डिजिटल लेन देन से भी जुड़ रहे हैं। आज हम यहाँ स्पेशल डिजिटल लेन देन के बारे में उनको अवगत कराने और उनकी डिजिटल आईडी अपडेट करवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ताकि उनको सरकारी सब्सिडी का लाभ। प्रधानमंत्री जी की जो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन्हें बैंक से जोड़ना है थ्रू लोन। तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में टोटल 2,923 स्ट्रीट वेंडर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनमें से फर्स्ट ट्रेंच में जो कि 10,000 रुपये का लोन था, 1700 ऐसे लाभार्थियों को बैंक द्वारा ऋण दिया गया। इस स्कीम के तहत ऐसा है कि पहले फर्स्ट ट्रेंच में 10,000 रुपये का लोन बैंक देती है। जब वो 12 महीने के लिए लोन दिया जाता है, 12 महीने में जो उसकी अदायगी वो प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, तब वो सेकंड ट्रेंच का लोन जो कि 20,000 रुपये है, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे 1700 कैंडिडेट जिनको फर्स्ट ट्रेंच का लोन दिया गया था, उनमें से लगभग 494 कैंडिडेट्स सेकंड ट्रेंच के लिए क्वालिफाई किए उसके बाद, जिनको कि 18 महीने का लोन 20,000 रुपये का वो दिया गया। फिर उनमें से भी कितने 18 लोगों ने जो सेकंड ट्रेंच का लोन था वो अपना टाइमली रीपे कर दिया 18 महीने में, फिर वो थर्ड ट्रेंच के लिए एलिजिबल हो गए। वो 50,000 का लोन है जो कि 36 महीने के लिए दिया गया है। तो ऐसे अभी 18 लाभार्थियों को ये थर्ड ट्रेंच का भी लोन दिया जा चुका है। इसके बाद फोर्थ ट्रेंच भी है जो कि 1 लाख रुपए का है। वो अब जब इस ट्रेंच को जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। तो अभी जो ये कैंपेन चल रहा है हमारा स्वनिधि से समृद्धि, एक ये कैंपेन चलाया हुआ है जो कि 16 तारीख तक रन करेगा। इसमें इन सभी लाभार्थियों को हमें 8 योजनाओं से लिंक करना है, जिनमें से बैंक से संबंधित 3 योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषक अनाज स्कीम के तहत नगर में जिला स्तरीय उत्सव का आयोजन किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उप निदेशक ने विभाग द्वारा संचालित सभी स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मिलेट वर्ष 2022-23 के बारे में भी जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी से डॉक्टर मीनू ने मोटे अनाज व अन्य फसलों में लगने वाले कीट व बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शर्मिला स्टाफ नर्स ने किसानों को बाजरा, रागी इत्यादि मोटे अनाज से बनने वाले उत्पादों के बारे में, जैसे कि बाजरे से बिस्कुट व लड्डू बनाने की विधि तथा उनकी गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर योगिता बाली ने आज कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को जागरूक करने के लिए एक कैंप लगवाया। उसी के दौरान बताया गया कि आज किसानों को अवशेष न जलाने के लिए भी जिले भर में कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवशेष जलाने से प्रदूषण भी होता है, वातावरण भी खराब होता है, साथ ही हमारी सेहत का भी नुकसान होता है। इसलिए इस प्रोग्राम के द्वारा किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर योगिता बाली, सस्य वैज्ञानिक। आज जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में चलाया जा रहा है। कि जैसे कि सबको पता है कि खेतों में धान के बाद पराली जलाने की समस्या आती है, उससे प्रदूषण भी होता है, वातावरण पे भी हानि होती है, साथ ही हमारे सेहत को भी नुकसान होता है। तो उस पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप फसल अवशेष ना जला के उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हो खेत में। तो इसके लिए काफ़ी मशीनें हैं, हमने पूरी अपनी टीम बुलाई हुई है कि यहाँ पे वो जानकारी दे रहे सभी वैज्ञानिक। साथ ही एक बहुत मोटा विषय है, जो बहुत ही बड़ा विषय, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित कर दिया गया 2023 को। उसके ऊपर हमने महिलाओं को बुलाया है कि जैसे कि कुपोषण की शिकायत रहती है, हमेशा माल न्यूट्रिशन की शिकायत रहती है और मोटा अनाज हमारी थाली से बाहर होता जा रहा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मोटे अनाज को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो इसके लिए हमने महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पे आज के बुलाया है। इसके साथ ही फसल अवशेष प्रबंधन के साथ ही कि मोटा अनाज खा के आप उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी खेती कैसे करते हैं, उसकी सस्य क्रियाएं क्या हैं, और साथ ही इसको अपने अनाज में अगर खाने पीने की थाली में शामिल करते हो
क्योंकि इसका सबसे अच्छी बात जो मैं एक बताना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल जैसे कहते हैं हर चीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा खाद यूज़ कर रहे हैं, तो एक ये मोटा अनाज जो हम उगाते हैं उसमें कम खादों का प्रयोग, एक तरह से जैविक ही है और जैसे पर्यावरण की समस्या को भी सुधारता है, मिट्टी की समस्या को भी सुधारता है। साथ ही जो पानी का एक और संकट बढ़ता जा रहा है मिट्टी के साथ, मृदा के साथ, तो वो भी है कि हमें पानी की ज़रूरत भी कम पड़ती है। ये बरसात पे, मानसून पे उन्हीं पानी पर अपना वो निर्भर करके और उस पे हम खेती कर सकते हैं। तो ये 2 कार्यक्रम है हमारे यहाँ पे जिसके बारे में आज हम महिलाओं को खासकर हमने महिलाओं को आगे बढ़ाया है कि मोटे अनाज की उनको जानकारी, क्योंकि वो घर ही संभालती है और मोटे अनाज का गाँव से जो प्रचलन चला आ रहा था वो शहर में आके ख़त्म हो गया था। तो वापस हम उसी पद्धति पे जाने की कोशिश कर रहे हैं एक जागरूकता अभियान के थ्रू। आज कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन किसान मेला है। उसमें हमारे अलग अलग गाँव से काफ़ी किसान भाई और किसान बहनें यहाँ आई हुई है। तो इसमें हम फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में बता रहे हैं, किसान भाइयों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी कोई भी फसल हो, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, उसका जो अवशेष है वो जलाएं ना। और जलाने से क्या हमारे बहुत से नुकसान होते हैं। एक तो वायुमंडल हमारा दूषित होता है, दूसरा हमारी ज़मीन की जो ऊपरी सतह है जिसमें सभी फसलें जो हमारी 6 से 8 इंच की जो ऊपरी सतह है उसी का प्रयोग करके जो उत्पादन होता है उसको नुकसान ना पहुँचाए। क्योंकि जैसे ही फसल अवशेष को जलाते हैं तो हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, जो आने वाली फसल होती है उस पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। और वायुमंडल दूषित होने से आम जन को नुकसान हो रहा है, किसी को सांस की बीमारी हो रही है, किसी को कुछ बीमारियां हो रही है। तो हम किसान भाइयों को यही बता रहे हैं कि जो भी किसान भाई इस अवशेष को ना जलाएगा, इन सिटू यानी कि फसल अवशेष प्रबंधन करेगा, अपनी ज़मीन में ही अवशेष को मिलाएगा, उसको 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। और काफ़ी किसानों को हज़ारों एकड़ ज़मीन किसानों ने अब की बार न जलाकर फसल अवशेष प्रबंधन अपनाया है, जिससे किसानों को हमने 1000 रुपये एकड़ की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में भी डाली है। और बहुत से कृषि यंत्र हमने किसान भाइयों को दी है। काफ़ी कृषि यंत्र लगभग 560 के आसपास कृषि यंत्र हमने भिवानी जिला में किसानों को इस सीज़न में बांटे हैं और उनको 50 से लेकर 70% तक सब्सिडी उन किसान यंत्रों को दी गई है इन यंत्रों पे। और जो भी किसान भाई आगे भी जिसकी डिमांड होगी उनको हम फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो भी कृषि यंत्र हमारे काम आते हैं वो देते रहेंगे। और किसानों से यही प्रार्थना है कि इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, इसका फ़ायदा उठाएं और अपने खेतों को आग से बचाएं। खेल क्षेत्र में एक बार फिर भिवानी की खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया और गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। 28वीं एशियाई यूरो नेशनल कराटे चैंपियनशिप से मेडल जीतकर लौटी इन महिला खिलाड़ियों का शहर में आने पर भव्य स्वागत किया गया। इस बारे में कराटे के कोच हरीश सैनी ने बताया कि 28वीं एशियाई यूरो चैंपियनशिप मुंबई के बुलंदशहर में आयोजित की गई थी। 8 देशों के 18 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें भिवानी स्पोर्ट्स एसोसिएशन लोहारू से मोनिका ने गोल्ड मेडल, बहल से प्रियंका ने ब्रॉन्ज मेडल, भिवानी से पायल ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। आने वाले समय में ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। वहीं समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने बताया कि प्रजापति समाज का इन बेटियों ने नाम रोशन किया है। लड़कियों का इस तरह से खेलों में आगे बढ़ना अत्यंत ज़रूरी है। विजेता खिलाड़ियों का मान्य व्यक्तियों ने फूल माला पहनाकर सम्मान किया। वहीं विजेता खिलाड़ियों ने भी अपनी जीत का श्रेय अपने कोच हरीश सैनी व माता पिता को दिया। जो मेरे कोच हैं वो सेंसेई हरीश सैनी। हमारा 28th यूरो कराटे चैंपियनशिप जो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, जो मुलुंड में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया। हम सिलेक्टेड प्लेयर्स थे। जो नेशनल कराटे चैंपियनशिप थी, मैंने वहाँ पे 3 फाइट्स की। जो मेरी फर्स्ट फाइट थी वो नेपाल के साथ, सेकंड थी वो कोरिया के साथ और थर्ड जो थी वो बांग्लादेश के साथ थी। मैंने तीनों फाइट्स जीती वहाँ पे और उसके बाद मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहाँ पे 50,000 रुपये कैश प्राइज भी था जो मुझे मिला है। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ वो सिर्फ सारा श्रेय मैं मेरे कोच साहब को देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका है, मैं भैल से हूँ और लोहारू एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे कोच का नाम हरीश सैनी है और मैं एक बेटी हूँ और मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि गेम स्टार्ट करवाया मेरा और इतना अच्छे से मेरी परवरिश कर रहे हैं कि मेरे को बेटे से भी ऊपर का सम्मान मिल रहा है। और मैं ये चाहूँगी कि हमारे भारत की लड़कियाँ और मेडल निकालें।
मेरा नाम पायल है, मैं भिवानी की रहने वाली हूँ। 28 यूथ गेम जो मुंबई में हुए थे, मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ मेरी 4 आउट होनी थी, जिसमें से 3 हुई थी और चौथी वाले में मैं रह गई थी 1 पॉइंट से, जिससे मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और इसका सबसे बड़ा सहयोग मेरे सर और मेरे माता पिता को जाता है। मेरा नाम हरीश सैनी कराटे कोच है, मैं कराटे का कोच हूँ। अभी हाल ही में मुंबई में 28वीं एशिया यूरो इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप हुई थी, जो मुंबई के मुलन शहर में हुई थी, जिसमें 8 देशों से करीब 1800 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हमारी भिवानी स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन से लड़की है पायल, -55 kg में इसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। यह 4 फाइट हुई थी इसकी, जिसमें 3 फाइट इसकी सबसे पहली फाइट नेपाल के साथ, दूसरी फाइट साउथ अफ्रीका के साथ और तीसरी फाइट केनिया के साथ। वो 3 फाइट इसने जीतकर सेमीफाइनल में लड़की पहुंची है और 4th फाइट इसकी जो सेमीफाइनल बाउट थी वो रशिया के साथ हुई थी, जिसमें 4-3 के स्कोर से 1 स्कोर से गुड़िया सेमीफाइनल बाउट में रह गई थी, जिसमें इसको ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। कराटे का इवेंट चल रहा था, उसमें हमारे भिवानी के बच्चों ने गोल्ड और दूसरे ब्राउन लेके अपने प्रदेश का और अपने हमारी एकेडमी का भिवानी सपोर्ट कराटे एसोसिएशन का नाम ऊंचा किया है। इसका सारा का सारा श्रेय मैं हरीश सैनी को देता हूं, जो हमारे कोच है, जो उन्होंने बड़ी संघर्ष और बड़ी मेहनत करके इन बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं धन्यवादी हूं उनके परिवार के लोगों का, उनके माता पिता का, जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और हमारे साथ जोड़ा है, तो मैं सभी का धन्यवादी हूँ। बॉम्बे में एक विश्व स्तर की चैंपियनशिप थी कराटे की और उसमें 1800 बच्चों ने भाग लिया और भिवानी के लिए और खास करके हमारे प्रजापति समाज के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि पायल ने समाज का और भिवानी का और हमारे देश का नाम रोशन किया है। क्योंकि विश्व स्तरीय जो चैंपियनशिप होती है उनमें लड़कियां, हमारी 3 बेटियां भिवानी की, एक बहल से और एक लुवारू से और एक भिवानी से, एक गोल्ड मेडल और 2 ब्राउन्ज मेडल लेके आई है। तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि लड़कियों को पहले हमारे समाज में लोग घर से ही निकलने नहीं देते थे, तो आज बहुत जागृति आई है। और मेरी तो सभी भाइयों से, पूरे समाज से प्रार्थना है, बेटियों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। सबका नाम ऊंचा किया और ये सारी मेहनत ये हरीश भाई कोच के द्वारा करवाई गई, तो सबसे बड़ा श्रेय तो हरीश भाई कोच को है। और ऐसे ही समाज की लड़कियां आगे बढ़े, हम हर लड़की की, हर बिरादरी की तन मन धन से सेवा करेंगे। इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।